ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं होता है, इजी चैप्टर होता है, लेकिन सबको आना चाहिए ये चैप्टर, सबको सीखना चाहिए चैप्टर प्रॉपरली। अगर एक बार अपने लाइफ में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके ना, तो आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, आपको रिटेन हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको हर लेवल में दिखेगा। CSET में दिखने वाला है, CS एग्जीक्यूटिव में भी दिखने वाला है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का मैंने ये हैंड रिटन नोट्स बना रखा है और ये नोट्स आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कहाँ से डाउनलोड करें सर? प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो आप एप्लीकेशन। जो जैसे ही एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे वहाँ पे आपको ये नोट्स जो है मिल जाएगा। ठीक है, एग्जाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, ये आपको एप्लीकेशन में सर्च करना है, प्ले स्टोर में सर्च करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एकदम ब्रेक डाउन करेंगे इसको अलग अलग हिस्सों में एंड बहुत ब्यूटीफुली हम लोग देखने वाले। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटेंट क्या होगा इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। तो टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, तो वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर हम लोग डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे, स्टेट क्या होता है वो डिस्कस करेंगे, आर्टिकल्स ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे 12 से 32 तक। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ क्या क्या है एनफोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस करेंगे, फिर इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे, फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल राइट्स वो होता है जो गवर्नमेंट आपको देते हैं एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो राइट होता है जो गवर्नमेंट को आप देंगे। ठीक है, इन टाइम्स ऑफ नीड। ओके, उसके बाद सिटीजनशिप देखेंगे, सिटीजनशिप इसको कहा जाता है। फिर पार्लियामेंट देखेंगे, पार्लियामेंट में राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर देखेंगे इन अ स्टेट और गवर्नर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। फिर जुडिशरी का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड स्मॉलर जो भी कोर्ट्स रहेगा ना इसके बीच में, सुप्रीम, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स, वो सब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। फिर लास्ट में हम लोग एंड कर देंगे इस पूरे चैप्टर को रिट्स करके। ठीक है, रिट्स क्या होता है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे बहुत ब्यूटीफुली तरीके से। तो ये रहेगा आपका पूरा कंटेंट। आज जो है हम लोग बेसिक करेंगे जैसे कि फीचर्स, फिर फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, फिर हम लोग आर्टिकल्स के बारे में आर्टिकल्स गो थ्रू करेंगे एक बार कि क्या क्या आर्टिकल्स है। उसके बाद रेमेडीज़ ऑब्वियसली, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। ठीक है, ये सारा जो है आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक हिस्ट्री। एक बार मैं बता देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं है, लेकिन हिस्ट्री जानना बहुत इंटरेस्टिंग होता है सो दैट आपको रिटेन कर पाओ, आपको कम से कम खबर तो रहे कि ये हुआ कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। देखो, ये फुटप्रिंट है फंडामेंटल राइट्स का। वैसे हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, सबसे बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ के लिए सो दैट हम लोग फंडामेंटल राइट्स को जान पाए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को जान पाए। देखो, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं डायरेक्टली कि फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, बताओ। फंडामेंटल राइट्स आप ऐसे मुझको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सर ये एक प्रकार का अधिकार होता है हमारा, ये एक प्रकार का अधिकार होता है हमारा, और ये अधिकार हमको कौन देता है, मतलब हम किससे इस अधिकार को मांगेंगे, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट, ये जो प्रोसीजर है, देखो ये जो प्रोसीजर है ना कि भैया हमारा सिटीज़न एज अ सिटीज़न हमारे पास कुछ राइट भी है और हम लोग गवर्नमेंट से मांग भी सकते हैं। ये एक प्रकार का प्रक्रिया है, ये प्रोसीजर है, ये एक दिन में तो आया नहीं होगा, ये थिंकिंग है ना। और गवर्नमेंट भी तो एक दिन में तो ये दिया नहीं होगा, क्योंकि पहले तो भैया हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम था ही नहीं, मतलब पहले डेमोक्रेसी था ही नहीं। पहले क्या था, किंग्स है ना, किंग क्वीन। उसके बाद तो ब्रिटिशर्स आ चुके थे, है ना। तो ये जो चीज़ है ना कि हमारे पास कुछ अधिकार है और गवर्नमेंट का ये हक बनता है, ये उनका कर्तव्य बनता है कि वो हमें ये अधिकार दे। तो ये एक प्रोसीजर है, ये बहुत मतलब इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ये नहीं कह सकते कि इंडिया से ही ये ओरिजिनेट हुआ है। ये पहले से बहुत सारे रिवॉल्ट वगैरह हुआ होगा सरकार के खिलाफ, है ना, मतलब किंग एंड क्वींस के खिलाफ, तब जाके ये राइट्स वगैरह आया है हमारे पास, है ना। ये राइट्स तो अचानक ऐसे हमको दे दिया नहीं गया है ना कि भैया
हाँ जी, आज से आपको ये राइट मिलता है, ऐसा तो हुआ नहीं होगा, हमने फ़ाइट किया होगा। और अगर हमने फ़ाइट नहीं किया, किसी और ने फ़ाइट किया होगा जिसके कारण हमें मिला है ये राइट, है ना। तो वो पूरा हिस्ट्री देखेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। एक होता है मैग्ना कार्टा का जो है प्रोसीजर। वहाँ पे क्या हुआ, मैग्ना कार्टा 1215, ठीक है, ये ईयर है। इस साल में क्या हुआ, रिवॉल्ट हुआ। और रिवॉल्ट कहाँ पे हुआ, इंग्लैंड, मिडीवल इंग्लैंड में, ठीक है। तो वहाँ से अपने को मतलब एक जो है न्यू जो है रिजल्ट मिला, जहाँ पे हम लोग ने प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ को जाना कि भैया हम सबका एक इंडिविजुअल लिबर्टी होता है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा में हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ 1789 में, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, क्या बताओ फिर से सर, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में, वहाँ पे अपने को और एक नया चीज़ जो है उसका आउटकम जो है और एक चीज़ हुआ, जो कि है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। समझ में आ रहा है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। सबसे पहले मैग्ना कार्टा में हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल का लिबर्टीज़ होना चाहिए, मतलब तुम जो है इंडिपेंडेंट हो, किसी भी इंडिपेंडेंट का लिबर्टी होना चाहिए, किसी भी इंसान का एक खुद का लिबर्टी होना चाहिए, उसको लाइफ उसके हिसाब से जीने के लिए, ठीक है ना। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 1789 में हम लोगों ने देखा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जहाँ पे लोग अपने अधिकार को मांगने लगे, ठीक है। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन मेरा अधिकार भी है इस कंट्री में, इस जगह पे, इस मातृभूमि में मेरा कुछ अधिकार है। तो वो अधिकार हम लोगों ने देखा है। और नेसेसरी नहीं है जो अधिकार तब 1789 में हुआ होगा, मतलब उन लोगों ने आइडेंटिफाई किया होगा कि ये अधिकार है मेरा, वो आज के डेट पे वही सेम अधिकार हम लोग मांग रहे। वो एक बेसिक मतलब स्टार्टिंग था, ठीक है ना, एक चिंगारी था। तो उसके बाद है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, ये है यूनाइटेड नेशन। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस में हम लोगों ने देखा कि 1948 में वहाँ पे जो जिस प्रकार से जो है एक प्रोसीजर हुआ, उसके बाद हम लोगों ने ये आउटकम मिला अपने को कि प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। वहाँ से हम लोगों को अधिकार मिला कि भैया प्रोटेक्ट करेंगे, क्या बताओ, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोमोटिंग ह्यूमन का राइट्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ह्यूमंस के कुछ राइट्स होते, कुछ अधिकार होते, समझ में आ रहा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में मैन और सिटीज़न का कुछ मतलब जो सिटीजन्स है उनका कुछ अधिकार है, वो हम लोग ने देखा है। और यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन में क्या देखा हम लोगों ने, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो कि हर व्यक्ति का एक राइट होता है, हर व्यक्ति का, हर ह्यूमन इंडिविजुअल का एक राइट होता है, ठीक है ना। ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं, ये एक लाइन आपने सुना होगा, किसी भी इंसान के अगेंस्ट अगर आपने कोई भी कोर्ट प्रोसीजर अगर वगैरह वगैरह कुछ किया है, तो ह्यूमन राइट्स वाले आ जाते हैं। मतलब ह्यूमंस के कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो कि कोर्ट को भी ध्यान में रखना होता है, तब जाके वो उनको फैसला सुनाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ह्यूमन राइट्स का जो फंडा था वो वहाँ से शुरू हुआ 1948 को, ठीक है। ये एक मतलब आप ये कह सकते हो स्टेपिंग स्टोन था, जहाँ से अपने को पता चला ठीक है, राइट्स करके कुछ चीज़ होता है, फ्रीडम करके कुछ चीज़ होता है, लिबर्टी मिलता है ना। तो ये सारा चीज़ अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा ना। तो सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नंबर 1 प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। ऑब्वियसली जो अपने को सबसे पहले तो यहाँ पे देखने को मिला है मैग्ना कार्टा में, जो हम लोग ने डिराइव किया वहीं से अपने को आ रहा है यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, फिर है प्रिजर्वेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फिर है जुडिशियल रिव्यू, उसके बाद है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, एक चीज़ बहुत अच्छे से आपको जान लेना है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग बोल रहे हैं ना, इसको लागू कैसे करवाना है, और अगर आपका फंडामेंटल राइट्स छीन लिया जा रहा है तो उससे उसको आपको अवेल कैसे करना है, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्ट कैसे करना है, आपको मांगना कैसे है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट आपसे वादा कर रहा है कि हम आपको आपके फंडामेंटल राइट्स देंगे। समझ में आ रहा है। अच्छा,
अब आपको आगे धीरे धीरे जो है पता चलेगा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स होता है ना, ये गवर्नमेंट तक ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में इसका कोई मतलब ज़्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, ज़्यादा कुछ जो है हम लोग मानते नहीं है इसको। क्यों नहीं मानेंगे या फिर क्या दिक्कत है वो हम लोग आगे जाके देखेंगे, ठीक है। देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट फंडामेंटल राइट्स। नंबर 1, फंडामेंटल राइट्स आर ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, protection to citizens against any arbitration action by the government। arbitration action मतलब क्या होता है सर? arbitration action बताओ। arbitration action का मतलब ये होता है, arbitration आपने arbitrator नहीं पढ़ा है क्या? हाँ, arbitrator, arbitration मतलब वो बंदा जो सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स, ठीक है। आर्बिट्रेटर कहते हैं उसको, जो सॉल्व करता है डिस्प्यूट्स। अब आर्बिट्रेटर इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट्स, लेकिन आप ये समझ सकते हो कि आर्बिट्रेटर मतलब वो बंदा जो डिस्प्यूट सॉल्व करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन टू सिटीजन अगेंस्ट एनी आर्बिट्रेशन एक्शन बाय द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन ले रहा है तो आप एज ए सिटीज़न आपका कुछ राइट्स होगा, आपका कुछ जो है फंडामेंटल जो है राइट्स जो होंगे, जो गवर्नमेंट को मद्देनज़र रखते हुए काम करना होगा। वो सीधा आके आपको अरेस्ट करके लेकर चले जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे आर्टिकल 20, जैसे हम लोग आर्टिकल्स करेंगे ना, वो धीरे धीरे पता चलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एक मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि है आर्टिकल 20 जब हम लोग करेंगे ना, तो अपने को पता लगेगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन मतलब कोई बंदा आके अगर आपको अरेस्ट कर रहा है, उसका भी एक प्रोसीजर होगा, एक प्रक्रिया होगा, ठीक है। जहाँ पे वो आके आपको अरेस्ट करके कल फांसी पे चढ़ा दिए, ऐसा नहीं हो सकता। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, ठीक है। और उसमें भी आपके बहुत सारे राइट्स होते हैं कि कौन आके आपको अरेस्ट कर सकता है, कौन से ग्राउंड्स में आपको अरेस्ट कर सकता है, और आपके कौन से राइट्स रहेंगे अरेस्ट करने के वक्त, अरेस्ट करने के बाद, एंड टिल जब तक कि ना जजमेंट आ जाए, आपके लॉयर्स कौन रहेंगे। ये सारा चीज़ जो है ना अपने को देखने को मिलता है फंडामेंटल राइट्स में ही। समझ में आ रहा है? फंडामेंटल राइट्स में ही देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या बता रहे कि प्रोटेक्शन टू सिटीजन अगेंस्ट एनी आर्बिट्रेटरी एक्शन बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। क्लियर है, इजी है कि भैया गवर्नमेंट ने कोई भी किसी प्रकार का प्रोसीजर चल रहा है आपके अगेंस्ट में, तो आपके कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि प्रोटेक्ट हो मतलब प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कुछ हद तक, कुछ राइट्स में। समझ में आ रहा है? तो कुछ राइट्स होंगे जिसको प्रोटेक्शन मिलेगा, आपका ही राइट्स है, और ये प्रोटेक्ट कौन करेगा? फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट भी आपसे छीन नहीं सकता आपके फंडामेंटल राइट्स। ये आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम लोग, दिस राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी। कुछ राइट्स है जो हम आपको देंगे, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। आप उस राइट्स को मिसयूज़ नहीं कर सकते। जैसे सर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताओ। देखो, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कहते हैं हम लोग ना, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में क्या हम लोग ऐसे स्पीच या फिर भाषण दे सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपने ही कंट्री के अगेंस्ट बोलने चालू कर दें, ठीक है। हम कंट्री को डिवाइड करने के लिए बोलने के लिए चालू कर दें। हाँ जी, आपको पता होगा अरुंधति रॉय जो कि एक स्पोक पर्सन है, कह सकते हो एक राइटर है। हाल फिलहाल में, मतलब आज के डेट में अगर आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा, हाल फिलहाल में उनको UAPA के तहत जो है उनका प्रोसीजर चलने वाला है, ठीक है। उनको प्रोसिक्यूट करने वाले अंडर द UAPA एक्ट। अब UAPA एक्ट क्या होता है? UAPA मतलब होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये नॉर्मली क्या होता है कि टेररिस्ट वगैरह जो होते हैं ना, उनके अगेंस्ट लगता है। इसमें आपको बेल मिलने के चांसेस लगभग 0 होते हैं, और अगर आप ऑब्वियसली निर्दोष साबित कर दो अपने आप को, तब जाके। तो उनको क्यों ये कहा गया है, उनको क्यों, उनके ऊपर क्यों ये UAPA जो है ये लागू हुआ है? 2010 में उन्होंने कश्मीर में बैठ के क्या किया था बताओ? हाँ जी, भाषण दिया था, और भाषण में ये बताया था कि कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो बात है, कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्या आप ये फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ करके अपना भाषण में आप ये कह सकते हो कि कश्मीर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया? कश्मीर वॉज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसलिए जो है ये एक ऐसा भाषण था जहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो है, कंट्री को डिवाइड करने के लिए ये भाषण दिया जा रहा था, ठीक है।
और अपने खुद के पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ऑब्वियसली। और ये क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्सर्ड भाषण था ऑब्वियसली फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, तो फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री कह सकते हैं हम लोग। तो उनके ऊपर ये यूएपीए लागू हो गया। अब क्या हमारे ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं कि हम फ्रीडम है हमारे, मतलब हमारे पास फ्रीडम है, कोई भी कुछ भी हम कह सकते हैं, तुम्हारे पास फ्रीडम है लेकिन विथ सम रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शंस में ये भी आता है कि अब अपने कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते, कंट्री के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते जिसमें कंट्री को मतलब ख़राब दिखाया जा रहा है ना, कंट्री को डिवाइड करने के लिए, कंट्री में कम्युनल वायलेंस करने के लिए आप कुछ भाषण दे रहे हो, तो वो सब चीज़ जो है अगर आप करोगे तो भैया ये फंडामेंटल राइट आपको मिलने नहीं वाला। तो अगर अरुंधति रॉय कोर्ट में जाके बोलेगी ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो कोर्ट बोलेगा भैया कान के नीचे लगा देंगे, चुपचाप जाके बैठो, ये राइट तुमको नहीं मिलता है कि तुम ऐसे बोल पाओ कि कश्मीर जो है ये इंडिया का पार्ट नहीं है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो देखो, दिस राइट्स आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर। क्यों लगा रखे हम लोग रिस्ट्रिक्शंस? सो दैट पब्लिक ऑर्डर मेंटेन रहे, मोरालिटी कंट्री का मेंटेन रहे, नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। समझ में आ रहा है? उसके बाद कुछ रेमेडीज़ है, अगर आपसे कोई भी किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो तब जाके कुछ रेमेडीज़ कोड जो है ना वो लाते हैं। तो उस रेमेडीज़ को हम लोग रिट्स के हिसाब से देखते हैं, रिट पिटिशंस। अब ये जो चीज़ है ना, ये हम लोग आगे जाके देखेंगे। रिट्स बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो क्या होगा वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। क्या हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं? हाँ, फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकता है। लेकिन सर हमने तो बचपन से सुना है कि फंडामेंटल राइट्स एक ऐसा चीज़ है जो कि गवर्नमेंट भी हमसे छीन नहीं सकते। हाँ, गवर्नमेंट आपसे छीन नहीं सकते फंडामेंटल राइट्स, लेकिन अमेंड ज़रूर कर सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट होगा ये सब्जेक्ट टू द फैक्ट ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट टू उसका जो बेसिक मोरालिटी है कि फंडामेंटल राइट्स हमने क्यों बनाया, ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अमेंड करो। जैसे मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके कि अमेंड कब होता है। एक आर्टिकल ऐसा था हमारे हमारे जो है क्या कहते हैं इसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल ऐसा था जहाँ पे लिखा था कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि भैया आपको प्रॉपर्टी मिलेगा और ये गवर्नमेंट देगा। ये फंडामेंटल राइट के तहत आ चुका था। तो एक पर्टिकुलर ईयर में इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी अगर रहता तो सोचो आज के डेट में भी सब लोग जाके गवर्नमेंट से मांगते भैया अपने को प्रॉपर्टी दो। तो क्या हम लोग ये फंडामेंटल राइट जो बनाया गया था उसको हटा के पाप काम कर दिए? नहीं, वो टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना होगा। समझ में आ रहा है ना? कुछ भी चीज़ है उसको रिवीजन लाना ज़रूरी है। तो क्या हम लोग ला सकते हैं फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट? ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस बट शैल नॉट वायोलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायोलेट नहीं करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है अपने को? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अपने को ये कहता है कि भैया कंट्री के लोगों का कुछ अधिकार है, वो अधिकार रहना चाहिए। तो उस अधिकार को आप छीन नहीं सकते। सब सारे अधिकार को जो लीगली एट द पॉइंट ऑफ टाइम सेंस बना रहे हैं, मतलब दे आर मेकिंग सेंस, है ना, कि हाँ ये फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, राइट टू अगेंस्ट बहुत कुछ है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारा चीज़ जो है ये दे मेक सेंस स्टिल नाउ। तो इसलिए हम लोग जो भी फंडामेंटल राइट्स पहले बनाया गया था जो अभी भी सेंस दे आर मेकिंग सेंस, देन वो आप चलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन लगे कि भैया ये तो सेंस नहीं बन रहा है तो उसको अमेंड कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लिम्स देखेंगे हम लोग सबसे पहले। वैसे तो इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे ज़रूर, लेकिन एट अ ग्लिम्स हम लोग एक बार देख लेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आर्टिकल्स है और क्या क्या सीखेंगे। मैं एक बहुत अच्छा एडवाइस देना चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट को, ये नोट्स मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आपको क्या करना है, ये जो फंडामेंटल राइट्स एट अ ग्लिम्स है ना, ये पेपर में लिख लेना है, ठीक है। लिख के आपको कहीं पे चिपका देना है, ठीक है। चिपका के ना आपको पढ़ लेना है, यहाँ तक आर्टिकल 32 तक जो है ना आपको पढ़ लेना है हर रोज़। सो दैट आप कभी भी राइट्स को, फंडामेंटल, ये बेसिक राइट है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। फंडामेंटल राइट्स 400 के ऊपर जाते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी आर्टिकल्स 400 के ऊपर जाते हैं। तो अगर 400 के ऊपर आर्टिकल्स जा रहे हैं, हम लोग को इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अपने सिलेबस में क्या है, अपने सिलेबस में है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 32 तक।
तो वो हम लोग सीखेंगे, इतना जितना बताया गया है उतना सीखेंगे, ठीक है। ये बेसिक है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी चीज़ को आपको लिख के कहीं पे चिपका देना है एंड आपको पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे हम लोग आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहते हैं? आर्टिकल 12 अपने को डेफिनेशन देता है स्टेट का। स्टेट का जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ाऊंगा आपको हमेशा ये याद रखना कि स्टेट का मतलब होता है कंट्री। स्टेट का मतलब नहीं होता है कि भैया नागालैंड, असम, मिज़ोरम, मणिपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, फिर आपके साउथ के स्टेट्स, ठीक है, फिर आपके नॉर्थ के स्टेट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट मतलब आपका कंट्री के बारे में हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट का डेफिनेशन बताते हैं आर्टिकल 12, ठीक है, कि कंट्री होता क्या है, मतलब स्टेट क्या है। क्योंकि अपने को ये जो फंडामेंटल राइट है ये आके तो हम किसी ऐरे गैरे नत्थु गैरा से नहीं मांग सकते कि भैया मेरा राइट है दो। आपको मांगना है स्टेट से। अब ये स्टेट कौन है वो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12 में, जब डिटेल पढ़ेंगे तब जाके देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 13, जहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी देखा जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बहुत ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 14, जहाँ पे अपने को फॉरबिड किया जाता है फ्रॉम क्लास लेजिस्लेशन बट नॉट क्लासिफिकेशन। क्लास लेजिस्लेशन फॉरबिडन है, लेकिन क्लासिफिकेशन फॉरबिडन नहीं है। जैसे कि हम लोग जात पात करते हैं ना, जाति के बेसिस पे हम लोग क्लास डिवाइड कर देते हैं कि ये है आपका ब्राह्मण क्लास का बंदा, ये है क्षत्रिय क्लास का बंदा, ये है वैश्य क्लास का बंदा। तो ऐसे हम लोग कास्ट के हिसाब से डिवाइड नहीं करेंगे सबसे पहले, ठीक है। ऐसा डिवीजन अलाउड नहीं है फंडामेंटल राइट्स में। समझ में आ रहा है? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ये इस प्रकार का डिवीजन अलाउड ही नहीं है, लेकिन क्लासिफिकेशन अलाउड है। क्लासिफिकेशन डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूँ। फॉरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन बट नॉट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। जैसे कोई डॉक्टर हो गया तो वो अलग कैटेगरी के, अलग क्लास के लोग हो गए। इंजीनियर्स हो गए, कोई अलग क्लास के लोग हो गए। कॉरपोरेट आपके जो है CA, CS, CMA, ये एक प्रोफेशनल लोग हो गए, ये अलग क्लास के। तो ये डिवीजन ऐसे क्लास के हिसाब से हम लोग बांट सकते हैं। हाँ, हम लोग क्लास के हिसाब से बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक रूम में पकड़ लो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं रूम में, पकड़ लो लगभग 100-200 लोग हैं एक पर्टिकुलर रूम में, ठीक है। तो अपने को अगर बोला जाए कि इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो हम लोग कौन से बेसिस में डिवाइड करेंगे? क्या कास्ट के बेसिस में डिवाइड करेंगे? लॉ कहता है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कास्ट के बेसिस में कभी भी डिवीजन मत करो, हो नहीं सकता। ये हम लोग मानते नहीं है, ये कास्ट वगैरह नहीं मानते हम लोग। समझ में आ रहा है? तो कौन से बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? आप क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिवाइड करो, आप उनके प्रोफेशंस के हिसाब से डिवाइड करो। जैसे डॉक्टर्स एक तरफ, इंजीनियर्स एक तरफ, फिर आपके CS एक तरफ, CA एक तरफ, इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। हाँ, डिवाइड कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये वाला डिवीजन रिकॉग्नाइज्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन क्लास लेजिस्लेशन रिकॉग्नाइज नहीं है। क्या ये समझ चुके हैं आप? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, बहुत ही ज़्यादा बवाल, ठीक है। फॉरबिड्स ये हम लोग और डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लोग करेंगे। उसके बाद है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 कहता है अपने को प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये जो है ना, ये रिलीजन होगा, फिर होगा रेस, ठीक है, फिर कास्ट, ठीक है, फिर सेक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। फिर है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, ये आ जाएगा आपका प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। समझ में आ रहा है? और इसका जो है और थोड़ी लिस्ट है जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। इतना आप याद कर सकते हो कि आर्टिकल 15 अगर बोल दिए तो इसका मतलब क्या होता है। आर्टिकल 15 में क्या बता रखा है? आर्टिकल 15 में बता रखा है सर कि भैया ऐसे डिवीजन नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? किस हिसाब का डिस्क्रिमिनेशन सर? डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि आप कौन से धर्म के लोग हो, तब जाके आपको ये राइट मिलेगा। रेस, कास्ट, मेल फीमेल, आप कहाँ से जन्म लिए हो, ठीक है, तो इनके बेसिस पे डिवीजन नहीं हो सकता, ये आर्टिकल 15 कहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट कहता है कि भैया इक्वालिटी हम लोग देंगे आपको ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट जॉब, जिसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब,
तो उसके लिए किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप कौन सी भी जाति से आ सकते हो, कौन से भी आप रिलीजन से आ सकते हो, आपको मिलेगा। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इज़ दैट क्लियर? इज़ दैट क्लियर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी एक्सेप्शन है, हम लोग बाद में देखेंगे। मतलब क्या ये दिमाग में आ सकता है आपका कि सर इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है? नहीं। अब किसी किसी जगह पे ना जहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, वहाँ पे तो प्रोफेशनल वाले ही जाएंगे, है ना। आप 7th पास वाले तो जा नहीं सकते। डॉक्टर का पोस्ट खाली है तो डॉक्टर जाएगा, इंजीनियर थोड़े ना जाएगा, है ना। इंजीनियर तो अप्लाई नहीं कर सकता डॉक्टर के पोस्ट में। समझ में आ रहा है? तो ये सारे कुछ एक्सेप्शंस है, मतलब 3 प्रकार के बेसिक एक्सेप्शंस हैं जो हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी सब बता दिए तो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद है आर्टिकल 17। उस आर्टिकल 17 में कहता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ऊपरी जात का हूँ, आप नीचे जात के हो, आप मुझसे छू नहीं सकते, आप हमारे साथ बैठ के खा नहीं सकते, आप एक रूम में रह नहीं सकते। तो ये हो गया अनटचेबिलिटी, जिसको हम लोगों ने प्रोटेक्ट करके रखा है कि भैया अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब खुद के हिसाब से टाइटल्स लगवाना। जैसे कि टाइटल्स का एक मीनिंग बता दो सर। जैसे कि किसी भी इंसान के नाम के आगे सर लगाना, ठीक है, फिर सर लगाना, फिर पकड़ लो। जो पहले के दिन में टाइटल्स रहते नहीं थे कि ज़मींदार करके, फिर कुछ टाइटल्स होते थे पहले के दिन में जो हम लोग आगे जाके देखेंगे यहाँ पे। मैं एक क्लासिक एग्जांपल दे सकता हूँ कि नाइट का जो टाइटल मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। सर का टाइटल मिला था किसको? सचिन तेंदुलकर को। इन टाइटल्स को ना आप यूज़ नहीं कर सकते। हालांकि आपको किसी ने टाइटल दिया होगा कि भैया आप तो हमारे लिए सर हो, हम आपको सर बुलाएंगे, सर ये, सर वो। ठीक है। ये ऐसे हम लोग बुला नहीं सकते। जैसे हम लोग नहीं कहते कि सर जडेजा करके, ऐसे टाइटल अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? ये अलाउड ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि आप ऐसे टाइटल्स यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। समझ में आ रहा है? जो एक्स्ट्रा आपका जो पद है वो दिखाता है कि भैया आप सुप्रीम हो, ऐसा करके टाइटल्स जो है हम लोग अलाउड नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो ये जो सर का टाइटल मिला था सचिन तेंदुलकर को, इंडिया के बाहर आप सर बुलाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इंडिया में नहीं बुला सकते। और सर और जनरल सर के बीच में डिफरेंस है। नॉर्मली मैं जो सर कह के बुला रहा हूँ, ये कौन सा सर है? सर मतलब एक उपाधि होता है। समझ में आ रहा है? जो बाहर देश के लोग जो है ना वो बुलाते हैं अपने सुपीरियर को सर। समझ में आ रहा है? वो टीचर वाला वो वाला सर नहीं, समझे? अच्छा। और कौन सा फिर अलाउड है सर ये बता दो। जैसे कि अपना कर्नल, मिलिट्री, जितने भी आपके प्रीफिक्स लगा सकते हो और लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। मिलिट्री का चलेगा, एकेडमिक का चलेगा, जैसे कि CA CS CM, वो भी एक प्रकार का आपको दिखाता है ना आप सुप्रीम हो, तो आप एक क्लास के हो, तो वो एकेडमिक वाला चलता है। और ये एकेडमिक वाला चलेगा ऑब्वियसली। उसके बाद मिलिट्री वाला चलेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल, ये सारा चीज़ चलेगा। ठीक है। तो वो हम लोग डिटेल में देखेंगे आगे जाके। उसके बाद आर्टिकल 19 कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वो तो बहुत बवाल चीज़ है, मैंने एग्जांपल दे दिया था अरुंधति रॉय का, वो हम लोग आगे जाके और डिटेल में देखेंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस रहेगा। आर्टिकल 19 में सबसे बड़ा चीज़ होता है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, एक्सेप्शंस, कि भैया एक्सेप्शन क्या है इसका। स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो समझ में आ रहा है कि भैया स्पीच के लिए फ्रीडम है, एक्सप्रेशन के लिए फ्रीडम, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है इनका, वो पूछा जाता है। आर्टिकल 20 कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का मतलब होता है, मैं छोटा छोटा समझा देता हूँ आपको। ठीक है। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस का मतलब हो तो पुराने लॉस जो है हमारे ऊपर नहीं थोपो, पुराने लॉस मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। डबल जियोपार्डी मतलब एक क्राइम के लिए 2 बार आपको सज़ा नहीं हो सकता, 2 बार सज़ा नहीं हो सकता एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए। फिर सेल्फ इंक्रिमिनेशन, खुद के खिलाफ आप गवाही दे नहीं सकते, खुद के खिलाफ आप गवाही नहीं दे सकते। ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये सिटीज़न प्लस नॉन सिटीज़न के लिए है, दोनों।
ये आर्टिकल 20 जो है ना सिटीज़न को भी मिलता है, नॉन सिटीज़न को भी मिलता है। हम लोग क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स देखेंगे जिसको जहाँ पे सिटीजन्स को भी मिलेगा, नॉन सिटीजन्स को भी मिलेगा, आगे जाके देखेंगे वो चीज़। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं एक बार। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपका पर्सनल स्पेस, इसका तो आपके पास राइट है, इसका तो आपके पास राइट है। कोई भी आके इंसान, अगर आपका ये अगर फंडामेंटल राइट्स में नहीं रहता, सोचो आप, कोई भी इंसान आके आपके घर में बैठ सकता था, फिर आप कुछ कह नहीं सकते थे। आपका फंडामेंटल राइट है कि आप अपने स्पेस में रहोगे, अपने लिबर्टी के साथ, ठीक है। कोई भी इंसान आपके घर में आपका स्पेस, आपका लिबर्टी जो है वो भंग नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? उसके बाद है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आप मुझे अरेस्ट करने के लिए आ रहे हो, उसका कुछ नियम कानून है, वो फॉलो करना होगा। तो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। फिर आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का, इंसानों का खरीदना बेचना, समझ में आ रहा है, ये प्रोटेक्शन। फिर आर्टिकल 24 प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री माइन हैजर्डियस प्रोसेस। तो बच्चों लोगों को फैक्ट्री माइन हैजर्डियस प्रोसेस में एम्प्लॉयमेंट नहीं देना। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन। प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन, रिलीजन को प्रीच करना, ये आपका फ्रीडम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स मतलब आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को आप मैनेज करो, ठीक है ना। आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, जैसे कि मंदिर वगैरह होता है, ठीक है, ये कौन मैनेज करता है? वो अपने आप मैनेज होते हैं, वो मंदिर के लोग मैनेज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो आप जगह भी खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो मंदिर बनाने के लिए। मंदिर के जो लोग हैं वही खरीद सकते हैं। तो आप अपने रिलीजियस अफेयर्स को कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ये राइट देता है गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से सेपरेट परमिशन लेना होगा, गवर्नमेंट ही अलाउ करेगा तभी जाके आप लैंड खरीद सकते हो। आपको स्पेशल कोई भी किसी प्रकार का जो है परमिट नहीं चाहता है किसी भी जगह पे मंदिर बनाने के लिए। आप बनाओ, लैंड खरीदिए, आपका फंडामेंटल राइट है। फिर आ जाएगा आपका ये आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी रिलीजियन। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रोमोशन ऑफ एनी रिलीजन। आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ करते हो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है प्रोहिबिट्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हर जगह पे आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते, क्योंकि रिलीजियस एक सब्जेक्टिव मैटर होता है जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर लगता है ना। अगर आप गवर्नमेंट कोई स्कूल खोल रहा है उस पर रिलीजियस क्या कहते हैं इसको, रिलीजियस मतलब इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि कल से आप धोती पहन के आओ, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है ना। वाइजा वर्सा टू दी अदर कम्युनिटीज़ ऑल्सो। उसके बाद है आर्टिकल 29 हो चुका। आर्टिकल 29 होगा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि सर ज्यू, ईसाई, क्रिश्चियंस, ठीक है, तो ये सारी चीज़। फिर आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। इस्टेब्लिश कर सकते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, हाँ। कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? माइनॉरिटीज़, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने नहीं कह रहा था कि भैया कंपल्सरी है प्रॉपर्टी देना, जो हट चुका है अभी। ये जो आर्टिकल है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अब इसके ऊपर मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि सर अगर ये नहीं है तो ये दिया क्यों गया था? गवर्नमेंट पागल था क्या? हाँ, अम्बेडकर साहब का दिमाग का बत्ती गुल हो गया था कि सर ये प्रॉपर्टी वगैरह दे रहे सर इंसानों को, मतलब ये तो सर ललचाना हुआ। ऐसा नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा ये क्यों आया आर्टिकल। उसके बाद लास्ट में आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जो हम लोग लास्ट में देखेंगे कि रेमेडीज़ क्या है। अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से डिप्राइव कर किया जा रहा है तो आपके पास क्या राइट है वो हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में।
अच्छा, देखो हुआ क्या, ये हम आर्टिकल 31 का एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ठीक है। पहले क्या था, ये जो देख रहे हो ना, ये है पाकिस्तान, ये है इंडिया। इंडिया का 2-3 डिवीज़न हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग इस डिवीज़न को देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखो ये पहले एक था, है ना, ये पहले पूरा एक था, अखंड भारत, ठीक है, पूरा एक था। इसको डिवाइड किया गया था, ऐसे अभी डिवाइड हो गया ये, ठीक है। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया आफ्टर दी इंडिपेंडेंस। समझ में आ रहा है। जब 15 अगस्त 1947 को इंडिया डिवाइड हुआ, ठीक है, फ्रीडम हुआ, मतलब सॉरी, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हुआ, उसके बाद इसका डिवीजन हुआ, है ना। तब हुआ क्या, इंडिपेंडेंट होने के टाइम पे आपका ये कंट्री अलग हो गया। अच्छा, तो ये एक ऐसा देश था, ये हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है, वहाँ से एक कम्युनिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी ने कहा कि हमको एक सेपरेट क्या चाहिए, कंट्री चाहिए सर, अपने को सेपरेट कंट्री चाहिए, हम लोग को इस्लामिक स्टेट बनाना है। तो उनको इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए उनको सेपरेट कंट्री चाहिए होता है। लेकिन पहले तो भैया ये पूरा एक था ना, पहले तो ये पूरा एक ही कंट्री था ना। तो जिन्ना ने क्या किया, बोला कि भैया ये पाकिस्तान हम लोग रखेंगे इसका नाम, और इसको हमको दे दो एज अ इस्लामिक स्टेट। इस्लामिक स्टेट इसको घोषित कर देंगे हम लोग, और इसको इस्लामिक स्टेट के हिसाब से हम लोग चलाएंगे इसको, क्योंकि इस्लाम बहुत अलग होता है हर एक रिलीजन से। बाकी सारा रिलीजन जो है एक प्रकार का अलग होता है, इस्लाम बहुत अलग है हर मतलब रिलीजन से, अगर आप समझ सकते हो। तो उनने बोला कि मेरे को एक सेपरेट स्टेट चाहिए। तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है ले लो। लेकिन अगर आप यहाँ पे अच्छे से देखोगे तो पंजाब जो एक प्रकार का हिंदू स्टेट है, ठीक है, वो यहाँ पर है। और ये नेसेसरी नहीं है कि पंजाब में, मतलब ये जो पोर्शन है ये सब मतलब पूरा यहाँ पे मुसलमान लोग रह रहे थे, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। यहाँ पर भी हिंदूज थे, 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 क्योंकि पहले तो एक कंट्री था ना। तो हिंदूज दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो तब थोड़ी ना पाक करके कुछ था। तो ये जब हुआ, डिवीजन हुआ, तो इंडिया में अनाउंसमेंट हुआ, बोले कि भैया सुनो, डिवाइड कर रहे हैं हम कंट्री को, उनको दे दे रहे अपना खुद का पाकिस्तान, और हम अपना हिंदुस्तान, ठीक है। ये रह जाएगा हिंदू का स्थान, और ये रह जाएगा पाक का स्थान, पाकिस्तान, ठीक है। ये हिंदू का लैंड और ये इस्लामिक कंट्री, ठीक है। अब आप क्या होगे सर, अच्छा अगर ये हिंदू का लैंड है तो यहाँ पर तो बहुत सारे प्रकार के माइनॉरिटीज़ जो है वो यहाँ पर है, क्रिश्चियंस है, सिख है, ठीक है, फिर बहुत अलग अलग प्रकार के जो है आप देख सकते हो, पारसीज़ है। तो सर ये हिंदू लैंड कैसे हो गया? वो लोग यहाँ पर है इसलिए नहीं क्योंकि ये हिंदू लैंड नहीं है, वो लोग इसलिए इसलिए यहाँ पर है क्योंकि हिंदू का जो मेंटालिटी है वो ये है कि भैया हम सबके साथ रह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो प्रोफेस करना चाहते हो करो, एकदम भाईचारा में रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सब प्रकार के, मतलब थोड़ी ना ऐसा हुआ कि सारे मुसलमान देश के यहाँ पर चले गए, यहाँ से यहाँ चले गए, नहीं, बहुत सारे यहीं पर भी थे। लेकिन यहाँ पर पाक में जो है मैक्सिमम, मतलब जो है मुसलमान पॉपुलेशन ट्रैवल करके वहाँ पर चले गए। अब जो हिंदूज़ हैं यहाँ से वो इंडिया में वापस आएंगे, क्योंकि ये डिवाइड हो चुका है, वो उनका इस्लामिक कंट्री और हमारा हिंदुस्तान। अब जो आएंगे वो लोग यहाँ पर, वो किस हिसाब से आएंगे? क्योंकि बचपन से उन लोगों ने वहाँ पे घर रखा, अपना घर बनाया, बिजनेस है, सब कुछ है, तो वो यहाँ पर आएंगे क्या करेंगे, मतलब भीख मांगेंगे? फिर नहीं। इसलिए अंबेडकर साहब ने कहा कि कोई टेंशन मत लो, तुमको राइट टू प्रॉपर्टी मिल रहा है। जितने भी सारे हिंदूज़ हैं जो हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, ये पर्टिकुलरली नेसेसरी नहीं है कि पार्टीशन के बाद यहाँ पाकिस्तान में एक भी हिंदू नहीं था, बहुत सारे हिंदूज़ थे, ठीक है। 20% हिंदूज़ थे, कहाँ पे? यहाँ पे पाकिस्तान में 20% हिंदूज़ थे, समझ में आ रहा? और बाकी सारे क्या हो गया, ट्रैवल करके यहाँ पर आ चुके इंडिया में, है ना, ये इंडिया में कैंप लगवा दिए, यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके। अब ट्रैवलिंग के टाइम में भैया इतना खून खराबा, मतलब क्या ही बताए, बहुत खतरनाक दृश्य था वो वाला।
ठीक है। तो अगर हम आएंगे इंडिया में, अपने को कुछ तो चाहिए होगा ना, श्योरिटी कि भैया अपने को कुछ मिलेगा, वरना हम लोग आएंगे कैसे। अगर आप मिल्खा सिंह सिंह का स्टोरी सुनोगे, मिल्खा सिंह का स्टोरी तो वही था ना कि वो वहाँ से यहाँ आए, उनको फिर गवर्नमेंट से घर मिला, सब कुछ मिला, है ना। फिर वो आर्मी ज्वाइन किए। उनका काला पास्ट यही था कि जब वो वहाँ से यहाँ आ रहे थे कितना खून खराबा हुआ, है ना। तो वो वाला चीज़ ये समझ में आ चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज के डेट में, प्रेजेंट डेट में पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है वो है 2.14%। 2.14%, ठीक है। ये ऑन पेपर है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा कम है, समझ में आ रहा है। तो ये कम क्यों हो गया भैया, वो तो आपको पता ही है, इसके ऊपर बात नहीं करते हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है ना, ये पूरा समझ में आ चुका है कि क्यों अपने को प्रॉपर्टी का। और जब ये इंडिपेंडेंस वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर बहुत सालों बाद 44th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाके, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये जो हटाया गया ना, ये कैसे हटाया गया, बाय दी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 को। जब गवर्नमेंट को लगा भैया प्रॉपर्टी नहीं दे सकते हम लोग, अभी तो हो चुका है डिवीजन विवीजन सब कुछ प्रॉपरली, अब अपने हिसाब से कमाओ और प्रॉपर्टी खरीदो, ठीक है। तो तब जाके ये हटाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 को हटाया गया इसको, ठीक है, रिमूव कर दिया गया है इसको। समझ में आ रहा है। इसको रिपील करके इसको रिप्लेस किया गया था बाय आर्टिकल 300 ए, मतलब आर्टिकल 31 को हटा के 300 ए लाया गया। इसका मतलब 300 ए क्या कहता है, पता है? 300 ए, आर्टिकल 300 ए क्या कहता है? हाँ जी, कहता है पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? पर्सन्स, बताओ क्या 300 ए, नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये होता है कि आपको डिप्राइव नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप हमसे मांगो प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से प्रॉपर्टी मांगो, गवर्नमेंट से पैसा देकर वो खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, आपको मना नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रोवाइडेड दैट अगर किसी भी पर्टिकुलर क्लास, कम्युनिटी या फिर के लिए रिजर्व करके रखा है तो वो आपको नहीं दे सकते, लेकिन उसके अलावा कोई भी इंसान, इंडियन सिटीजन जाके मांग सकता है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये पूरा समझ में आ चुका है स्टोरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का स्टोरी समझ में आ चुका है पूरा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बहुत इजी था सर, ठीक है। उसके बाद कुछ थोड़ा चीज़ हम लोग देख लेंगे, देखो फटाफट। देखो ये जो आर्टिकल्स है ना, ये सिलेबस में नहीं है हमारा। जैसे 31 के बाद आया था, देखो ये सारे थे 31A, B, 31C, D, 448 आर्टिकल्स है भाई मेरे, इतना सारा नहीं है अपने सिलेबस में, नॉट इन सिलेबस, तो हम लोग देखेंगे नहीं उसको। फिर है, ये समझ में आ चुका है। फिर है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर क्या है, वो हम लोग देखेंगे, फटाफट करेंगे। अभी कुछ समझाने लायक है नहीं, मतलब बहुत ब्यूटीफुली हम लोग समझ के जाएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के फीचर्स रखता है, एक है यूनिटरी, दूसरा होता है फेडरल। यूनिटरी एंड फेडरल में डिफरेंस क्या होता है? यूनिटरी का बेसिक मतलब होता है कि कोई भी ऐसा गवर्नमेंट जहाँ पे पावर जो है ना, पावर जो है कोई भी एक कंट्री जहाँ पे पावर सिर्फ एक इंसान के पास होता है, या फिर एक इंसान नहीं कह सकते हम, एक अथॉरिटी के पास होता है। जैसे कि सेंटर में एक ही पावर, तो वो हो जाता है यूनिटरी पावर, ठीक है, यूनिटरी प्रकार की कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटरी नहीं है, यूनिटरी एंड फेडरल है। फेडरल का मतलब ये होता है कि पावर जो है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, स्टेट में एंड सेंटर में। समझ में आ रहा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या, यूनिटरी है या फेडरल है, वो पूछा जा रहा है। तो हम लोग आंसर हमेशा देंगे कि भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये यूनिटरी एंड फेडरल बोथ है, क्वासी फेडरल है। समझ में आ रहा है? क्वासी फेडरल का मतलब होता है, ये टर्म आप सीख लो, क्वासी फेडरल पूरा फेडरल नहीं है, थोड़ा बहुत स्टेट में सुपीरियर पावर है। फेडरल का मतलब ये होता है सेंटर प्लस स्टेट। कह रहे कि पावर बोथ में डिवाइडेड है, डिवाइडेड नहीं है, स्टेट में सेंटर में ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा पावर तो स्टेट में भी है, हाँ है। तो इसलिए क्वासी फेडरल मतलब पूरी फेडरल नहीं है, थोड़ा यूनिटरी भी है।
समझ में आ रहा है? तो हम लोग आगे जाके इसको पढ़ेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। देखो ये केस लॉ जो है ना, ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, तो देख लो। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इसमें क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? देखो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बता दिया यहाँ पे कि द मेजॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस वेयर ऑफ द व्यू दैट द फेडरल फीचर फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली देखा जाए तो फेडरल है, लेकिन पूरी फेडरल नहीं है। आगे पढ़ो। द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए फेडरल पॉलिसी और सिस्टम आर ड्यूअल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिगिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The questions as to whether the Indian Constitution has a federal form of government or a unitary constitution with some federal features came up in the various cases before Supreme Court and the High Courts. But in the most cases, the observations have been made in a particular context and have to be understood accordingly. The question rests mostly on a valuable judgment on one's own philosophy. ये मतलब आपको बता के मतलब पूरा डायरेक्टली आपको नहीं बोल रहे कि नहीं फेडरल है, नहीं यूनिटरी है, पूरा ऐसा नहीं बोल रहे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा बोला जाता है कि ये क्वासी फेडरल है, मतलब यूनिटरी थोड़ा और फेडरल थोड़ा, ये समझ में आ रहा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर फीचर्स अगर पूछ लिए तो बोल देना यूनिटरी प्लस फेडरल या फिर क्वासी फेडरल। समझ में आ रहा है? क्वासी फेडरल भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो क्वासी फेडरल लिख लेना है। क्वासी फेडरल का मीनिंग होता है पूरी फेडरल नहीं है, पूरी फेडरल नहीं है, थोड़ा यूनिटरी थोड़ा फेडरल। समझ में आ चुका? अच्छा, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होंगे आप देख लेते एक बार। ऊपर में तो देखा है पूरा डीपली, लेकिन उसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, उसको हम लोग डिवीजन बना सकते हैं, ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देखो राइट टू इक्वालिटी जो है, जब हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी होता है, ठीक है। राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 तक। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है 23-24, जो है सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड किड्स को एम्प्लॉय कर देना हैजर्डियस प्रोसेस में, उसका एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन हम लोग देखेंगे 25-28 से लेकर 28 तक। फिर 29 एंड 30, ठीक है, 29 एंड 30 हम लोग देखेंगे क्या, एजुकेशनल राइट्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फिर हम लोग देखेंगे 31 तो गायब है। फिर हम लोग देखेंगे 32 जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सारे जो राइट्स है सर, ये सबको मिलता है क्या सर? इंडिया में जो कोई भी आए सबको मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है ऐसा है कि भाई मेरे ये जो राइट्स है ना, आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 30 आर गारंटीड ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 15, 16, 19 एंड 30 सिर्फ अगर आप सिटीजन हो तभी जाके आपको मिलने वाला है, वरना ठेंगा। उसके बाद है आर्टिकल 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27 एंड 28 आर अवेलेबल टू एनी पर्सन ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, ठीक है। सिटीजन हो या फॉरेनर हो, अगर आप हिंदुस्तान की ज़मीन पे खड़े हो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखो द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 15, 17, 18, 20, 24 आर एब्सोल्यूट लिमिटेशन अपॉन द लेजिस्लेटिव पावर, ये क्या है वो हम लोग आगे जाकर देखेंगे। फिर देखो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, अगर फंडामेंटल राइट्स मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? स्टेट से। स्टेट कौन है सर? स्टेट होता है गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। फिर लोकल अथॉरिटीज़, जिसको हम लोग ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़, जो कि इंडिया के टेरिटरी के अंदर है और गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। कोई भी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो स्टेट, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह, उनसे आप मांग सकते हो अपना फंडामेंटल राइट। समझ में आ रहा है? एक क्लास के एग्जाम्पल मैं बता दूं कि किससे नहीं मांग सकते। देखो मेरा एक प्राइवेट कंपनी है, एग्ज़ाम स्क्वाड प्रोफेशनल हब, ठीक है। अब मेरे कंपनी में मेरे को रखना एक रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, मैंने कहा भैया मेरे को रिसेप्शनिस्ट चाहिए एकदम बवाल, ठीक है, मतलब जिनको बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक को हैंडल करना आ पाए, एक्सप्लेन करना आ पाए, लैंग्वेज क्लियर हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो, तो ऐसा मेरे को चाहिए। और ऊपर से मेरे को चाहिए एक लड़का, मेरे को चाहिए एक मेल रिसेप्शनिस्ट, फीमेल नहीं चाहिए।
तो मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, जितने भी न्यूज़पेपर में देखे ना, उनको मतलब उनको बहुत गुस्सा आया। वो कंप्लेन कर दी पुलिस स्टेशन में, बोले कि देखो ये भेदभाव कर रहा है, वो लड़की को नहीं देंगे, लड़के को देने वाले। तो पुलिस स्टेशन वाला कहेगा भैया उनका प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, उनका मर्जी, उनको मेल चाहिए फीमेल चाहिए वो अपने हिसाब से देंगे। आप ये मांग नहीं सकते आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमसे, आपको मांगना है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का एग्जामिनेशन के लिए निकालता है ना, किसी भी पोस्ट के लिए, वहाँ पे मेल फीमेल सेक्स जात ये सब कुछ नहीं देखते। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्या सर आप कलर भी देखोगे क्या सर? ब्लैक एंड वाइट भी देखोगे? हाँ देखूंगा भाई, मेरे को चाहिए एकदम ब्राउन। तो मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं प्राइवेट हूँ भाई, मेरा खुद का वो इंडिविजुअल फर्म है, इंडिविजुअल कंपनी है, मैं कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब ये मैं ओपनली थोड़ी ना लिखूंगा न्यूज़पेपर में मेरे को एक ब्लैक बंदा ही चाहिए, एक मतलब सांवले रंग का बंदा ही चाहिए, ऐसा मैं थोड़ी ना न्यूज़पेपर में लिखूंगा। वो तो मेरे मन के अंदर है, जब इंटरव्यू के लिए आएगा तब देखूंगा मैं अच्छे से। तो ये समझ में आ रहा है मतलब ये जो क्या कहते हैं इसको, राइट अगेंस्ट आपका प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स, फिर रिलीजन, फिर कास्ट। तो मेरे को रिलीजियस बंदा चाहिए, मेरे को अपने खुद के रिलीजन का चाहिए। क्या दूसरे रिलीजन का क्रिश्चियन को नहीं दोगे? नहीं दूंगा। तो ये आप ना, मैं आपको ये स्ट्रेंज वे में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा आपको रूड लग सकता है, लेकिन मैं ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ज़्यादा उम्मीद लेकर ना बैठो कि भैया ये पूरा जो फंडामेंटल राइट है मैं किसी से भी मांग सकता हूँ। किसी से नहीं मांग सकते आप, ये गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर लागू होगा। समझ में आ रहा है ना? चलो ये हो चुका है, स्टेट को जाके मांगो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। अच्छा एक फटाफट कर लेंगे ये वाला चीज़, ठीक है। फिर ए टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी ऑफ ए स्टेट। ये बहुत एग्जामिनेशन के लिए ना बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से देखना है। देखो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी, देखो वेदर एन एंटिटी मतलब कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फर्म, कोई भी दुकान, कोई भी भैया कॉरपोरेशन, कुछ भी एंटिटी इंस्ट्रूमेंटलिटी और एजेंसी है कि नहीं स्टेट का, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का एजेंट है कि नहीं, वो हम लोग कैसे पता करेंगे? सिंपल चीज़ है, देखो अगर किसी भी कॉरपोरेशन, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टेस्ट दे दिया, इन टेस्ट में अगर आपने पास कर लिया, इन टेस्ट में किसी भी टेस्ट में अगर आपने पास कर लिया, आपको दिखाई जा रहा है कि भैया एक तो आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो आप भैया गवर्नमेंट के एजेंट हो, ये हम लोग मान के चलेंगे। देखो अगर आपके कॉरपोरेशन का पूरा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है, तो ये आपका गवर्नमेंट कंपनी है, आपका गवर्नमेंट, आप एजेंट हो गवर्नमेंट का। ठीक है, समझ में आ चुका है। फिर अगर आपके दुकान का, मैं दुकान करके बोलूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एंटिटी तो समझ में आता है ना, आपकी एंटिटी का फिनेंशियल असिस्टेंस, फिनेंशियल हेल्प भैया इतना हो रहा है गवर्नमेंट से कि लगभग पूरा फिनेंशियल हेल्प जो है गवर्नमेंट से ही आ रहा है। तो गवर्नमेंट जो है पूरा आपको हेल्प कर रहा है, पूरा मतलब पूरा स्पॉन्सर कर रहा है, पूरा स्पॉन्सर्ड, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड एंटिटी। तो आप बन जाओगे क्या बताओ? हाँ जी, एजेंट गवर्नमेंट का। फिनेंशियल असिस्टेंस ऑफ द स्टेट इज सो मच एज टू मीट द एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ द कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन का पूरा एक्सपेंड, लाइट बिल से लेकर टॉयलेट बिल सब गवर्नमेंट दे रहा है, तो सोचो। फिर गवर्नमेंट आपको एक अलग से स्टेटस दे रहा है, मोनोपोली स्टेटस दे रहा है। गवर्नमेंट ने आपको ऐसा स्टेटस दे दिया, गवर्नमेंट कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ये मैं आपको देता हूँ, समझ में आ रहा है, आप संभालो, एज अ प्राइवेट एंटिटी संभालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो जनरल पब्लिक है वो हम लोग मान के चलेंगे भैया ये गवर्नमेंट है, क्योंकि ये मोनोपोली स्टेटस है। इलेक्ट्रिसिटी तो हर कोई बना नहीं सकता, हर कोई को बिजनेस के लिए वो इसको लाइसेंस नहीं मिल सकता, समझ में आ रहा है। तो मोनोपोली स्टेटस अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट दे रहा है, कोई भी स्टेट का गवर्नमेंट दे रहा है या फिर सेंट्रल का गवर्नमेंट दे रहा है, मोनोपोली स्टेटस मतलब आप ही कर सकते हो, ये कोई और नहीं कर सकता। तो मान के चलेंगे कि भैया आपका कॉर्पोरेशन जो है ये मोनोपोली, ये आपका क्या कहते हैं इसको, गवर्नमेंट का एजेंसी है, आप एजेंट हो गवर्नमेंट का। स्टेट का बहुत डीप कंट्रोल है आपके कॉर्पोरेशन में, आपके एंटिटी में बहुत डीप कंट्रोल है, पूरा कंट्रोल स्टेट के ऊपर है। फिर फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन इज़ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह, आप पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए काम करते हो तो स्टेट का माना जाता है ये चीज़। फिर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज़ ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट जो है वो
कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है कि ये आज से आप संभालोगे, तो वो कॉरपोरेशन भी एजेंट ऑफ द स्टेट माना जाता है, स्टेट का एजेंट है। स्टेट का एजेंट मतलब क्या? कंट्री का एजेंट, मतलब गवर्नमेंट का एजेंट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट्स का एजेंट। तो ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पूरा क्लियर हो चुका है। ये बहुत बहुत फेमस केस स्टडी है, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। फिर से बताओ, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे टेस्ट दिए थे कि भैया ये टेस्ट कर लो, इनमें से कुछ भी है तो ये आपका गवर्नमेंट का ही है। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत ब्यूटीफुली, आपको समझना है इसको बहुत अच्छे से। देखो देखो ये जो फंडामेंटल राइट्स जब बन रहे थे ना, तो एक कमेटी ने बनाया होगा फंडामेंटल राइट्स। अब जब ये कमेटी ने फंडामेंटल राइट्स बना रहे थे वो लोग, उनने बहुत सारे राइट्स बना दिए। अब उनने सोचे कि भैया ये सारे राइट्स तो हम फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से दे नहीं सकते, बहुत सारे राइट्स बना दिए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से हम दे नहीं सकते। तो उनने क्या किया, उनने सोचा कि फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है कि आप कोर्ट में जाके मांग सकते हो। तो उनने दो डिवीजन किया उनका फंडामेंटल राइट्स का ना, दो डिवीजन हुआ कि कुछ राइट्स ऐसे थे जो कि आप मतलब कोर्ट में जाके मांग सकते थे कि भैया मेरे को ये फंडामेंटल राइट नहीं मिला, आप दो। और कुछ है जो कि एनफोर्स नहीं किया जा सकता था, कुछ थे जो कि कोर्ट में एनफोर्स किया जा सकता था, कुछ थे जो कोर्ट में एनफोर्स नहीं किया जा सकता था। तो जो इन्फोर्स किया जा सकता था उनको घुसा दिया पार्ट 3 में ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में घुसा दिए, एंड जो इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था वो पार्ट 4 में घुसा दिए, ठीक है। पार्ट 3 में जो घुसा दिए उनको उनने बोला फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में जो घुसा दिए जो कि लॉ इन्फोर्स नहीं किया जा सकता था उनको घुसा दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब डिफरेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स में? आप समझो एक चीज़, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ समझो कि ये जो फंडामेंटल राइट है ना, वो आप जाके मांग सकते हो। कहाँ से मांग सकते हो? गवर्नमेंट से मांग सकते हो। और ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, ये आप किसी से मांग नहीं सकते, ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कुछ ऐसे है जो मतलब क्या कहते हैं इसको, बहुत जनरल है ये, ठीक है। शायद एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट में हो सकता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन आपको, गवर्नमेंट को, प्रेजेंट गवर्नमेंट स्टेट हो या सेंट्रल हो, को इशारा दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि आपको काम इस डायरेक्शन में करना है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इस डायरेक्शन में आपको काम करना है। वो कौन से डायरेक्शंस है वो हम लोग देखेंगे कि काम करना ही है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये दिमाग में रखते हुए चलते हुए तब जाके आपको काम करना है। ये अंबेडकर साहब जो है उनने बोला कि भैया जो कोई भी गवर्नमेंट आ जाए आपको ध्यान में रखना है, ये सारा चीज़ आपको बहुत 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 ध्यान में रख के चलना होगा। कोई भी लॉ बना रहे हो तो इसके हिसाब से बनाओ। ये एडवाइज़ है, ये एडवाइज्ड प्रिंसिपल्स है, समझ में आ रहा है? डायरेक्शंस है कि एडवाइस कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन कि ये मान के चलो, ठीक है। लॉ बनाना है तो इनको मान के चलो, ये एडवाइस है। नेसेसरी है, मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। समझ में आ चुका है पूरा क्लियर? तो सर ये तो पार्ट 3 एंड पार्ट 2 है, पार्ट 1 एंड 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 है, पार्ट 1 एंड 2 कौन बताएगा सर? पार्ट 1 होता है, पार्ट 1 है आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, एंड पार्ट 2 है अपना सिटीजनशिप जो है, सिटीजन्स कौन है, सिटीजनशिप किसको मिलता है, वो सारा एक्सप्लेन। क्या ये हमारे सिलेबस में है? नहीं है ये अपने सिलेबस में, तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। चलो फिर हम लोग देखेंगे आगे इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इम्पॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, दो चीज़ मैं होमवर्क दूंगा अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी दो चीज़ होमवर्क दूंगा। ये वाला पोर्शन होमवर्क, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये वाला पोर्शन होमवर्क, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये दोनों पढ़ के ख़त्म करके रख लेना, नेक्स्ट क्लास में पूछने वाला हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास यहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। ये जो पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नोट्स है वो मैं अवेलेबल करवा दूंगा हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जाना है,
एंड आपको डाउनलोड कर लेना है ये नोट्स, यहीं से पढ़ लेना है। और मैं एडवाइस कर दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो आपका पेज का बैकग्राउंड है ना ये ब्लैक है, मेरे को प्रिंट करने में दिक्कत होता है। तो आपको प्रिंट करने के लिए बोल कौन रहा है? मैं आपको फिर से बता दूं, मैं एज अ टीचर मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट को, आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, यहाँ से दिख के लिखो, देख के लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख के लिख के आपका जो ये हैबिट होगा ना वो बहुत अच्छा हैबिट हो जाएगा। फिर आपको पढ़ने में मतलब जैसे आप लिखते जाओगे ना वैसे वैसे आपके दिमाग में रिटेन होते जाएगा। आप अपना खुद का नोट कॉपी बनाओ और ये सब लिखो। समझ में आ रहा है? ज़्यादा नहीं, आधा घंटा लगेगा ये कॉपी डाउन करने में। तो ये पूरा कॉपी कर लेना है, समझ में आ चुका है? कॉपी करके कर लेना है। एंड पीडीएफ जो है वो सेव करके रखना है, फ्यूचर में अगर कॉपी गुम गया तो यहाँ से देख के पढ़ सकते हो, आप अपने लैपटॉप में खोल के भी पढ़ सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते भाई मेरी। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।